नमस्कार बच्चों। देखिए, हमारे कक्षा 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी के 8 चैप्टर जो हैं वो पूर्णतया कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि 50% सिलेबस जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 8 चैप्टर हमारे हो रहे हैं। हम तीसरी यूनिट की शुरुआत कर रहे थे और तीसरी यूनिट में हमने पहला चैप्टर 8वां कर लिया। आज हमने शुरुआत की थी, क्योंकि तीसरी यूनिट के अंदर हम लोग 8वां, 9वां और 10वां चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो 8वां चैप्टर जो है वो हमारा पूरा हो चुका है, जिसके कुल 10 पार्ट्स जो थे वो बने थे और अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया है। अब आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं तीसरी यूनिट का दूसरा चैप्टर। तीसरी यूनिट का कौन सा चैप्टर? दूसरा चैप्टर अर्थात 9वां चैप्टर। ठीक है। और अगर हम पूरे बायोलॉजी की बात करें तो कक्षा 11 में आ जाती हैं 5 यूनिट तो, ठीक है, और 5 यूनिट आपके 12वीं क्लास में आती हैं। तो मतलब 8वीं यूनिट का दूसरा चैप्टर कौन सा है? 9वां चैप्टर है। उसकी शुरुआत आज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि उस अध्याय का नाम क्या है, नाम क्या है, और नाम से हम पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के अंत तक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 9। अध्याय 9। देखिए, सबसे पहले इसका नाम क्या है, अध्याय का जो है वो नाम क्या है। देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और कार्य नीतियाँ। आपके चैप्टर का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्य नीतियाँ। खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्य नीतियाँ। प्यारे बच्चों, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और कार्य नीतियाँ। अब हमें इस चैप्टर का नाम समझना है, तो हमें पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या मिलने वाला है उसका हम इसी नाम पे क्या है अध्ययन करेंगे। देखिए, खाद्य उत्पादन, सबसे पहले तो चैप्टर में समझ में आना चाहिए खाद्य उत्पादन क्या होता है, खाद्य उत्पादन हमें क्या कहना चाहता है। और खाद्य उत्पादन में वृद्धि आप लोग जानते हो बढ़ोतरी होती है। खाद्य उत्पादन के बारे में अभी बताऊंगा। वृद्धि क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। वृद्धि क्या होती है? बढ़ोतरी। कार्य नीतियाँ, किसी कार्य को हम लोग करते हैं, उसके लिए हम लोगों के पास उसके प्रति क्या क्या नीतियाँ जो होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्य नीतियाँ बोले जाते हैं। भाई, किसी काम को अगर सुव्यवस्थित तरीके से करना हो, समायोजित तरीके से अगर करना हो, तो उस काम के लिए हम क्या क्या रणनीतियाँ बनाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? कार्य नीतियाँ। तो प्यारे बच्चों, बात आती है सबसे पहले शब्द की, खाद्य उत्पादन। खाद्य का मतलब होता है भोजन, उत्पादन का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, 2 शब्द हैं, खाद्य उत्पादन, भोजन और प्राप्त करना। खाद्य का उत्पादन, खाद्य का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो हम भोज्य पदार्थों में काम लेते हैं। खाद्य का मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनको हम भोजन में काम लेते हैं। इनको हम किस में काम लेते हैं? भोजन में काम लेते हैं। उन पदार्थों को खाद्य पदार्थ कहा जाता है। सभी जानते हो आप लोग। उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है उन्हें प्राप्त करना। उन्हें क्या करना? प्राप्त करना। तो खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी, जो भोजन में काम आने वाले पदार्थ हैं उनमें हमें बढ़ोतरी और साथ में उसकी क्या क्या कार्य नीतियाँ होंगी वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कुछ लोग जो है वो सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं, तो देखिए सुनिए ध्यान से, इसको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे हमें अगर खाद्य उत्पादन में दूध की आवश्यकता पड़ती है तो क्या किया जाता है? उसके लिए डेयरी फार्म प्रबंधन किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है? डेयरी फार्म प्रबंधन किया जाता है। तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा? दूध प्राप्त होगा। और दूध एक खाद्य पदार्थ ही तो है जिसको हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? उसमें खाद्य, उस दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करना ही खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी होगा। इसी प्रकार अगर बात करें तो मछलियों का पालन करना, जिससे हमें मांस प्राप्त होता है। ठीक है, मछलियों की बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मधुमक्खियों का पालन करना, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है। ये विभिन्न बातें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही अगर बात करें तो कार्य नीतियों में किस प्रकार से हम उन्नत किस्मों का जो है वो निर्माण कर सकते हैं, उन सब बातों को इस अध्याय में पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, जहाँ तक अगर संभव होगा तो 4 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर आपका पूर्ण हो जाएगा।
उसके बाद में 10वां चैप्टर भी छोटा सा ही है, मानव जीवन में सूक्ष्म जीव या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की जो है वो हम लोग बात करेंगे 10वें चैप्टर में। उसके बाद में आपकी जो तीसरी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यही था, आपका 50% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया कल, क्योंकि टोटल चैप्टर कितने हैं, 16 हैं। टोटल चैप्टर जो है वो कितने हैं, 16 हैं। हमने 8 का अध्ययन कर लिया तो 50% हो गया। अब जो रहा है, वैसे तो अगर माने पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट के जो 8वें चैप्टर तक चैप्टर थे वो बहुत बड़े थे, तो मेरे हिसाब से लगभग 75% हमने कर लिया, क्योंकि बाकी के चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, ज़्यादा उनमें महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। ठीक है, वैसे चैप्टर कोई भी हो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो हमें जीव विज्ञान से संबंधित बातें पढ़नी थी वो हमने लगभग पूर्णतया पढ़ ली। बात करते हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्य नीतियों में। इसमें मैं सबसे पहले आपको एक टॉपिक समझाऊंगा, पशुपालन। क्या समझाऊंगा? पशुपालन। पशुपालन इंग्लिश में भी इसको याद रख लेना, बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, पशुपालन। प्यारे बच्चों, हर बायोलॉजी के अंदर कोई भी शब्द अगर दिया हुआ होता है तो उसके अगर 2 शब्द दिए हुए हैं तो उन दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलकर उसकी परिभाषा बन जाती है। जैसे यहाँ पे पशुपालन, पशु अलग कर लेते हैं और पालन को अलग कर लेते हैं। पशु का मतलब होता है गाय, भैंस, बकरी, जो भी हैं उन सबको हम पशु बोलते हैं। पालन का मतलब होता है उनको पालना। तो सीधी परिभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पशुओं को पालने की क्रिया ही क्या कहलाती है, पशुपालन। लेकिन हम उच्च माध्यमिक स्तर पर इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये तो अगर बात करें तो प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर तक इस प्रकार की परिभाषा हम लोग यूज कर सकते हैं कि पशुओं को पालना ही क्या कहलाता है, पशुपालन। लेकिन हम उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसकी जो महत्वपूर्ण परिभाषा होगी वो क्या होगी, वो ये होगी कि पशुओं के पशु प्रजनन, मैं अलग अलग शब्द समझाऊंगा आपको, पशु प्रजनन, देखभाल आदि का अध्ययन, आदि का अध्ययन। प्यारे बच्चों, जिस विज्ञान में पशु प्रजनन, पशु देखभाल आदि का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को पशुपालन कहा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। समझ गए? पशु प्रजनन और देखभाल। बात करते हैं पशु प्रजनन की कि ये क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, पशु प्रजनन से मतलब क्या है? पशु प्रजनन से मतलब है पशु की जनन की क्रिया। जैसे हमने मानव जनन क्रिया को कौन से चैप्टर में पढ़ा, तीसरे चैप्टर में पढ़ा। चौथे चैप्टर में जनन से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमने प्राप्त की, तो वो मानव जनन से संबंधित था, मानव जनन था, मानव प्रजनन था। पशु प्रजनन, पशुओं की जनन की क्रिया से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं उनका अध्ययन करना पशुपालन के अंदर आता है। दूसरी बात, देखभाल। अगर हम पशुओं का पालन कर रहे हैं तो पशुपालन के लिए जो महत्वपूर्ण सावधानियां हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों का हमें पता होना चाहिए। अर्थात उन बातों का जो हम अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसे पशुपालन कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? पशुपालन बोला जाता है। ओके, कंप्लीट। तो पशुपालन की परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसा विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु प्रजनन और पशु देखभाल का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को पशुपालन कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर आएगा, उद्देश्य। पशुपालन का क्या उद्देश्य है? हम पशु क्यों पालते हैं? पशुओं का अध्ययन क्यों करें? तो दूसरा जो शब्द आता है, दूसरी जो मुख्य बात आती है वो आती है उद्देश्य की। तो उद्देश्य क्या होगा? देखिए, उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य ये होगा। उद्देश्य क्या होगा? चैप्टर का नाम होगा। उद्देश्य का मतलब हम पशुपालन क्यों कर रहे हैं? पशुपालन कर रहे हैं हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए। देखिए, कृषि तो करते ही हैं, कृषि से हमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, अनाज हैं, दाल हैं, मसाले हैं और भी बहुत सारे। तो लेकिन हम पशुपालन क्यों कर रहे हैं? खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए। जैसे बात करें तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए हम लोग पशु पालते हैं। जैसे मुख्य रूप से हमारे आसपास के क्षेत्र में अगर बात करें तो गाय है, भैंस है, बकरी है आदि, ये सब हम लोग पालते हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए।
इन पशुओं को जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र के अंदर पाला जाता है। इसके अलावा भेड़ भी इसके अंदर आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम विभिन्न पशु जो पालन है उनकी बात करेंगे। इसमें हमारा जो सबसे पहले जो हम जिसकी बात करेंगे वो रहेगा आपकी डेयरी फार्म प्रबंधन। डेयरी फार्म प्रबंधन की बात करेंगे। मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे डेयरी फार्म प्रबंधन। डेयरी फार्म प्रबंधन अर्थात इसको बोला जाता है इंग्लिश में डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ओके, बात करते हैं इसकी। आज की वीडियो में इसी की बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। डेयरी प्रबंधन, डेयरी फार्म प्रबंधन। प्यारे बच्चों, डेयरी नाम आता है, डेयरी नहीं होता, डेयरी होता है, ठीक है। इसको भी ये भी ध्यान रखना, आपकी किताब में ये शब्द दिया हुआ है, इसको विशेष तौर से ध्यान रखना और यही सही होता है। इंग्लिश में बात करें तो ये डेयरी हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखो, डेयरी उत्पादन, जो डेयरी फार्म प्रबंधन है, ये किससे संबंधित है? ये दूध उत्पादन से संबंधित है। पहली महत्वपूर्ण बात, ये किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ऐसा प्रबंधन जिसमें हम दूध उत्पादन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? डेयरी फार्म प्रबंधन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, बात रही इसके उद्देश्य की, तो उद्देश्य यहाँ पे खाद्य पदार्थ कौन सा है? दूध है। तो खाद्य पदार्थ जो दूध है, तो दूध उत्पादन में क्या हो जाएगी? वृद्धि। दूध उत्पादन में क्या करना? वृद्धि करना। दूध उत्पादन में क्या करना? वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? दूध उत्पादन में बढ़ोतरी कहलाता है, जो डेयरी फार्म प्रबंधन के हिसाब से की जाती है। अब आप लोगों के गांव में भी डेयरी होगी, जहाँ पे पूरे गांव का दूध इकट्ठा किया जाता है और उस इकट्ठे दूध को, ये गांव के स्तर पे होती हैं, ये छोटे स्तर की डेयरियाँ होती हैं। बड़े स्तर की बात करें तो अगर शाहजलपुर में बात करते हैं तो जो हिसार रोड है उसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। वहाँ पे पूरी तहसील का दूध वहाँ पे आता है, उसके बाद में उसको अलग अलग तरीके से काम में लिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार सरदार सर में भी जो है बड़ी डेयरी है। तो गांव स्तर पे जो होती हैं वो छोटी छोटी डेयरियाँ होती है, पूरे गांव को पूरे गांव का इकट्ठा दूध जो है वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर उसको अलग अलग खाद्य पदार्थों के निर्माण में काम में लिया जाता है। बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की, और वो बातें क्या हैं? वो बातें ये हैं, पहली बात, डेयरी प्रबंधन, डेयरी फार्म प्रबंधन जहाँ पर भी किया जाए वो आवास बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। आवास क्या होना चाहिए? बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। दूसरी बात, उस स्थान पे किसी प्रकार के रोगाणु नहीं होना चाहिए, वो स्थान रोग मुक्त होना चाहिए, वरना आप लोगों को पता ही है दूध जो है उसके लिए अगर रोगाणु अगर आ जाएंगे तो दूध फट जाएगा, वो उनके संपर्क में आते ही क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो कहने का मतलब है वो स्थान रोग मुक्त होना चाहिए। जो भी बर्तन हम डेयरी फार्म प्रबंधन में काम लेते हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए और समय अंतराल में उनकी साफ़ सफाई जो है वो होनी चाहिए। मुख्य बात ये। अगली बात करें तो अगली 4 नंबर बात जो होगी वो क्या होगी कि डेयरी फार्म प्रबंधन में एक चिकित्सक होना बहुत ज़रूरी है। डेयरी फार्म प्रबंधन में एक चिकित्सक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डेयरी फार्म प्रबंधन मैंने आपको गांव स्तर पे बताया, बड़े स्तर पे बताया। इसके अलावा डेयरी फार्म प्रबंधन के अंदर बहुत सारे गाय भैंस इनको रखा जाता है, गाय भैंस को रखा जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है? वहीं से दूध प्राप्त करके वहाँ पे इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो वो भी मान सकते हो, दोनों ही बातें हैं इसमें। ये नहीं कि सर उसमें पशु पाले जाते हैं, इसमें पशु कहाँ पाले गए, तो वो भी एक साथ पशु पाल कर भी डेयरी प्रबंधन किया जाता है। तो बात करें तो वहाँ पे एक चिकित्सक भी होना चाहिए, पशुओं से संबंधित चिकित्सक जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो महत्वपूर्ण बात करते हैं कि एक उन्नत किस्म की जो नस्ल है उसका दूसरी उन्नत किस्म की नस्ल के साथ संकरण करवा के, 5वां अध्याय याद कीजिए, क्रॉस मेंडल वाले चैप्टर में बात की थी। संकरण करवाकर हम एक उन्नत किस्म की नस्ल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें फायदा क्या होगा? अधिक दूध प्राप्त होगा। जैसे जर्सी गाय का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। किसका उदाहरण बताता हूँ? जर्सी गाय का। प्यारे बच्चों, जर्सी गाय जो है एक उन्नत किस्म की गाय है, जिससे
दूध की प्राप्ति सामान्य गायों से बहुत ज़्यादा होती है। दूध की प्राप्ति सामान्य गायों से बहुत ज़्यादा होती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके क्या था, डेयरी फार्म प्रबंधन और आज के इस चैप्टर की शुरुआत। आगे वाले वीडियो के अंदर हम कुक्कुट फार्म प्रबंधन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोल्ट्री, क्या बोला जाता है इसको, कुक्कुट को पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की बात जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो आपके घंटा दे रखा है उस पर भी प्रेस करें, जिससे आपको हर समय जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।